नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली कैबिनेट की बैठक 4 बड़े फैसले लिए गए, जहां रोजगार प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी। रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 1.7 लाख करोड़ की मंजूरी। वहीं IRD योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। वहीं परमकुडी और रामनाथपुरम NH 4 लेन बनाया जाएगा। साथ ही 4 लेन NH के लिए 1,853 करोड़ की मंजूरी। तो वहीं आपको बताते चले 4 लेन NH के लिए 1,453 करोड़ की मंजूरी जो है वो मिल गई है। रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 1.7 करोड़ की मंजूरी में IRD योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले IRD योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली हुई है। रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 1.7 लाख रुपए मंजूर किए गए। वहीं आपको बताते चले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए, जहां रोजगार प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी। साथ ही आपको बता दें कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है, जहां रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी मिली मंजूरी। वहीं रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 1.7 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही आपको बताते चले रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 1.7 लाख करोड़ की मंजूरी मिली। IRDR योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए। साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। वहीं आपको बताते चले परमकुंडी और रामनाथपुरम NH 4 लेन जो है वो बनाया जाएगा, जिसके लिए 4 लेन NH के लिए 1,853 करोड़ की मंजूरी मिली है। दिल्ली में प्रदूषण जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। राजधानी में आज से पुराने वाहनों पर नो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई है। तो वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां न तो अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पाएंगी और न ही उन्हें पेट्रोल डीजल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए और पुलिस बल तैनात है। जो वाहन इस नीति के दायरे में आएंगे उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा और जरूरत पड़ी तो जब्त भी कर लिया जाएगा। साथ ही सिर्फ दिल्ली ही नहीं, NCR के बाकी शहरों के लिए भी संकेत है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा अब और जहरीली ना हो, इसके लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर वाहन मालिक को झकझोर देगा। राजधानी की सड़कों पर दौड़ते वो वाहन जो अब अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं, उनके लिए अब कोई रियायत नहीं बचेगी। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति लागू हो चुकी है और इस पॉलिसी के तहत ऐसे सभी वाहन जो 15 साल से पुराने पेट्रोल या 10 साल से पुराने डीजल इंजन वाले हैं, उन्हें अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इससे न सिर्फ शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि सड़क पर गाड़ियों की अनियंत्रित भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं, बल्कि राजधानी की सेहत से जुड़ा एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार के इस नए नियम के तहत राजधानी में अब एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे वाहन जो पेट्रोल के मामले में 15 साल और डीजल के मामले में 10 साल की तय सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें आज से ना तो पेट्रोल डीजल मिलेगा और ना ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक व्यापक और सशक्त तंत्र तैयार किया है। इसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD और दिल्ली पुलिस जैसी कई प्रवर्तन एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। इन सभी की टीमें अब दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी, ताकि कोई पुराना वाहन सिस्टम को चकमा न दे सके। इस बाबत दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी जानकारी साझा की। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है
कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएँ और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम करें। इस नीति का सबसे अहम हिस्सा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी ANPR तकनीक। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर इस अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जो हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और ये निर्धारित करेगा कि वह गाड़ी तय उम्र सीमा में आती है या नहीं। जैसे ही कोई एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पंप पर आता है, उसकी तुरंत पहचान हो जाएगी। इसके बाद न सिर्फ सार्वजनिक घोषणा की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो वाहन को वहीं जब्त कर लिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जा चुका है और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जो लोग इन नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। यदि कोई वाहन मालिक पुरानी गाड़ी लेकर पेट्रोल भरवाने आता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। दोपहिया वाहनों के मामले में ये जुर्माना 5,000 रुपए रखा गया है। हालांकि सरकार ने एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है। वाहन मालिक को पहली बार में एक मौका मिलेगा कि वह जुर्माना भरकर गाड़ी को वापस ले सके, लेकिन यदि वह नियमों की अनदेखी करता है या समय पर फाइन नहीं भरता तो उसकी गाड़ी को स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों की टीमें अब पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि 2 तरह के फ्यूल स्टेशन, एक जो सुबह 6 से रात 11 तक चलते हैं और दूसरे जो 24 घंटे खुले रहते हैं। दोनों की संवेदनशीलता के अनुसार सूची तैयार की गई है। उन पंपों की पहचान की जा चुकी है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के आने की संभावना सबसे अधिक है और जहां कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि नियमों को लेकर कोई टकराव या अव्यवस्था न हो। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल CNG वाहनों को इस नीति से बाहर रखा जाएगा। पहले योजना थी कि 15 साल से पुराने CNG वाहनों को भी इस फेहरिस्त में शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत दी गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने जानकारी दी है कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा ध्यान इस वक्त डीजल और पेट्रोल वाहनों पर है। इससे साफ है कि सरकार अभी मुख्य रूप से उन गाड़ियों पर फोकस कर रही है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। दिल्ली के बाहर भी ये नीति धीरे धीरे प्रभाव में आएगी। 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि वहां अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन निगरानी और डेटा संग्रह का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भविष्य में ये नीति पूरे NCR क्षेत्र में लागू की जा सकती है। यानी यदि वाहन मालिक सोच रहे हैं कि वे दिल्ली की सीमा पार करके फ्यूल भरवा लेंगे तो वो रास्ता भी जल्द बंद हो जाएगा। सरकार की नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि राजधानी की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास भी है। दिल्ली की हवा पहले ही विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक की गवाही देती है और आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा पुराने वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में ये नीति न केवल हवा को सांस लेने लायक बनाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक साफ और स्वस्थ वातावरण भी देगी। दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं ही अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जमा कर दें, ताकि ना तो उनका वाहन जब्त हो और ना ही उन्हें जुर्माना भुगतना पड़े। दिल्ली के कई स्क्रैप सेंटरों को इस दिशा में सक्रिय कर दिया गया है, जो प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बना रहे हैं। सवाल अब सिर्फ गाड़ी की उम्र का नहीं, बल्कि शहर की सेहत का है। सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियां अब दिल्ली की हवा को और जहरीला नहीं बना सकेंगी। फ्यूल कट होने के साथ साथ अब इन गाड़ियों की सांसें भी गिनती की हो चुकी हैं। सरकार का यह फैसला एक चेतावनी है। वक्त रहते वाहन मालिक जागे, वरना उनकी गाड़ी भी कब्र में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।
महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला अब सरकार को भारी पड़ता दिखा। विपक्ष के सख्त विरोध, मराठी अस्मिता की लहर और जनता के दबाव ने फडणवीस सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। नीति तो पहले संशोधित किया गया और अब 2 सरकारी आदेश रद्द कर दिए गए, लेकिन अब सवाल सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति, सामाजिक भावनाओं और आगामी चुनाव की तैयारियों का भी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2024 में एक आदेश जारी कर घोषणा की थी कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया था, जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की गई है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे भाषाई रूप से संवेदनशील राज्य में इस निर्णय ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की नीति की बात हुई हो। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में भी 3 भाषा नीति की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इस पर जमीनी अमल नहीं हुआ था। जैसे ही आदेश जारी हुआ, शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि MNS ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। राज ठाकरे ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, अगर हिंदी इतनी जरूरी है तो फिर गुजरात जैसे राज्य में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ भाषा की बात नहीं बल्कि मराठी और गैर मराठी समाज को बांटने की कोशिश है। राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई के गिरगांव चौपाटी से एक मार्च निकालने का ऐलान किया, जिसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा। सिर्फ मराठी अस्मिता के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस मार्च को उद्धव ठाकरे का भी समर्थन मिला। उन्होंने इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की और खेल, फिल्म और उद्योग जगत से भी इसमें शामिल होने की अपील की। विपक्ष का ये एकजुट विरोध सरकार के लिए सीधा संदेश था, मराठी अस्मिता से टकराना आसान नहीं है। सरकार ने शुरू में दबाव में आकर 17 जून को आदेश संशोधित किया और कहा कि हिंदी को अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक भाषा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। संशोधन GR में कहा गया कि अगर किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र हिंदी की जगह कोई और भारतीय भाषा चुनना चाहे तो स्कूल उन्हें वह विकल्प देगा, चाहे शिक्षक की व्यवस्था करके या फिर ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये विवाद अब शिक्षा नीति से निकलकर मराठी अस्मिता और राजनीतिक रणनीति की जमीन पर उतर चुका था। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस पूरे विषय पर शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फडणवीस ने ये भी दावा किया कि 3 भाषा नीति की नींव तो खुद उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल में रखी थी। उन्होंने डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर कमेटी की सिफारिशें स्वीकार की थी और इस दिशा में काम शुरू किया था। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि फर्क सिर्फ नियत का है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा से मराठी समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरन थोपने की मानसिकता को कोई स्वीकार नहीं करेगा। उद्धव ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने मराठी मानुष की ताकत को हल्के में लिया और अब उसी के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार का असली उद्देश्य मराठी समाज को विभाजित करना था ताकि गैर मराठी वोट को साधा जा सके। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे की तुलना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से करते हुए कहा कि जैसी एकजुटता उस आंदोलन में दिखाई दी थी वैसी ही इस बार भी नजर आए और यही वजह है कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। असल में सरकार को इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाली सबसे बड़ी वजह थी आने वाला चुनावी मौसम। लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा जैसे इलाके में मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। मराठवाड़ा की कई सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हिंदी भाषा का मुद्दा राज्यव्यापी आंदोलन में न बदल जाए, इस खतरे को सरकार भांप चुकी थी। इसके अलावा राज्य के सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और भाषा प्रेमियों ने भी खुलकर इसका विरोध किया, जिससे जनभावना सरकार के खिलाफ हो गई। परिणाम स्वरूप 30 जून को मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार ने अपने दोनों सरकारी आदेश 16 अप्रैल और 17 जून के GR रद्द कर दिए। अब सवाल है आगे क्या होगा। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, जन भावनाओं का मुद्दा है। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है।
और कोई भी सरकार अगर इससे टकराने की कोशिश करेगी तो उसे जन विरोध का सामना करना पड़ेगा। भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूले की बात तो की गई, लेकिन हर राज्य की भाषा, संस्कृति और सामाजिक बनावट अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र से बनाई गई नीतियां राज्यों की स्थानीय संवेदनाओं को समझकर बनाई जा रही हैं? महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जो टकराव सामने आया वो सिर्फ एक शैक्षणिक आदेश का विरोध नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि अगर किसी भी राज्य की भाषाई अस्मिता को अनदेखा किया गया तो जन भावनाएं सड़कों पर उतर आएंगी। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक जैसे कई राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां क्षेत्रीय भाषाएं सिर्फ संवाद नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसलिए अब जरूरत है कि नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन की भावनाओं को समझकर बनाई जाए। इस पूरे विवाद ने न सिर्फ शिक्षा नीति की दिशा पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी दिखाया कि किसी भी राज्य में किसी भी नीति को लागू करने से पहले वहाँ की सांस्कृतिक भावनाओं और स्थानीय राजनीति की समझ कितनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश में कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 2000 से भी नीचे चले गए। फिलहाल कुल एक्टिव केस आपको बताते चले 16,091 हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 2 हफ्तों से सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि बताता है कि अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 1,691 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 387 लोग या तो संक्रमण से ठीक हुए हैं या अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे हैं। बीते 24 घंटे में कोविड से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां केरल और महाराष्ट्र में एक मौत हुई है। बीते 2 हफ्तों से लगातार कोरोना के मामलों में सुधार का होना, यानी हालात अब नियंत्रण में है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 30 नए केस सामने आए, जबकि 252 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 2086 पहुंच गई है। 12 जून को देश भर में 7,131 एक्टिव केस थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 142 की मौत हुई है। बीते दिन 3 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें दिल्ली के 2 और हरियाणा का 1 मरीज शामिल है। बीते 1 महीने में करीब 135 लोगों की मौत हुई है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते दिनों भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और नए म्यूटेशन या लोगों की कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में कोरोना के साथ रहना ही हम सबको सीखना होगा। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा।
चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रहे हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी से मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही सपा की नजर प्रदेश की उन सीटों पर है जिन पर पार्टी की पकड़ कमजोर है। सपा ऐसी एक एक सीट पर पार्टी के संगठन और उन तमाम वजहों की समीक्षा करने में जुटी है जो हार का कारण बन सकते हैं। इन सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे। पार्टी में सुधार की कवायद तो है, वैसे 3 विधायकों के निष्कासन से शुरू हो चुकी है साथ ही, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे सपा अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। देखिए इस पर हमारी एक
बताती हैं कि कई जगहों पर पार्टी पुराने चेहरों को बदलने के लिए भी सोच रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट की चर्चा है, यानी सिर्फ वफादारी नहीं, अब जीतने की क्षमता तय करेगी कि कैसे और किसे टिकट दिया जाए। लोकल नेताओं से बातचीत में भी साफ है कि समाजवादी पार्टी के इस बदले हुए रुख को जमीनी कार्यकर्ता भी गंभीरता से ले रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ता खुद नए तरीके से मोर्चा संभालने को तैयार है। तो क्या समाजवादी पार्टी की 108 सीटों की तैयारी अखिलेश यादव के लिए 2027 का रास्ता आसान बनाएगी? क्या जमीनी मेहनत और पीडीए की ये नई रणनीति पुराने गणित को हिला पाएगी? अब ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।